नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम विस्तार से बात, जानेंगे लेटेस्ट अपडेट। सबसे पहले उन 3 प्रमुख खबरों का रुख करते हैं। तो आज सबसे पहली और प्रमुख खबर राजा रघुवंशी के मर्डर मामले से जुड़ी हुई। जी हां, राजा रघुवंशी के कत्ल का जो भी मंजर था उस पूरे सीन को रिक्रिएट आज किया जाना है। करेंगे इस खबर को लेकर विस्तार से बात, और साथ ही जो नई ताजा तस्वीरें आए हैं वो भी आपको दिखाएंगे इस खबर से जुड़ी हुई। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है उत्तर प्रदेश के हरदोई से, जहां पर रिवॉल्वर रानी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां पर एक महिला एक पेट्रोल पंप पर कर्मचारी के सीने पर बंदूक तान देती हैं। आखिर ये पूरा मामला क्या है और किस तरीके से पुलिस ने निकाली है उनकी पूरी हेकड़ी, बताएंगे विस्तार से आपको इस खबर के बारे में भी। इसके साथ ही तीसरी प्रमुख खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी। जी हां, इस वक्त ईरान और इजराइल का जो ये संघर्ष है वो इस वक्त खतरनाक मोड़ पर है, और साथ ही जानकारी ये भी मिल रही है कि ईरान का जो शीर्ष कमांडर है वो ढेर कर दिया गया है। ये दावा इजराइल की तरफ से, इजराइल की जो आर्मी है वहां की तरफ से किया जा रहा है। आखिर क्या है पूरे इस खबर को लेकर, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट अभी तक हमारे पास में आई है, वो तमाम अपडेट आप तक पहुंचाएंगे अपने संवाददाताओं के जरिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की आज की प्रमुख खबर के साथ, जहां इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। सोमवार को राजा की हत्या के ठीक पहले का एक वीडियो सामने आने के बाद में एक वीडियो सामने आया जिसमें सोनम और राजा के महज 50 कदम की दूरी पर ही तीनों हत्यारे चल रहे थे। ईस्ट खासी हिल्स में राजा की हत्या मामले में पुलिस अधिकारी लगातार नजर बनाए हुए हैं। आरोपी सोनम, राज कुशवाहा और अन्य 3 आरोपियों से पूछताछ भी लगातार की जा रही है। और जब ये पूरी वारदात हुई, इस वारदात को अंजाम दिया गया, तो उस समय क्या हालात रहे होंगे, किस तरह आरोपियों ने राजा पर वार करके उसे मारा होगा, उन तमाम सबूतों को इकट्ठा करने के लिए स्थानीय पुलिस आज आरोपियों को टूरिस्ट स्पॉट पर भी लेकर जा रही है। साथ ही इस पूरे मामले पर करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से और जानेंगे लेटेस्ट अपडेट। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये 4 तस्वीरें। तो सबसे पहले ये 4 तस्वीरें जहां आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर में किस तरीके से सीन को रिक्रिएट आज किया जाना है, और वहीं दूसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं आरोपियों को सीन रिक्रिएट करने वाली जगह पर, जिस जगह पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया उस जगह पर पुलिस ले जाती हुई भी नजर आ रही है। मौका वारदात पर सभी आरोपियों को पुलिस लेकर जाएगी। तीसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं सोनम के नार्को टेस्ट की मांग इस वक्त लगातार की जा रही है कि उसका नार्को टेस्ट किया जाए और जो भी सच्चाई है वो निकल कर सामने आए। और वहीं चौथी तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, लगातार कई पहलुओं पर भी, बाकी जो अन्य तमाम पहलू इन पर भी गौर इस वक्त किया जा रहा है। पुलिस हर एक एंगल से के नज़र से लगातार इस खबर को अगर हम देखें तो एक सच्चाई जानने की कोशिश कर रही है। और इसी के साथ ये राजा और सोनम का ट्रैकिंग वीडियो ये इस वक्त सामने आ चुका है। सोशल मीडिया पर बीते कल से ये वीडियो काफ़ी वायरल है। बताया जा रहा है कि जिस समय ये वारदात हुई उस वारदात से कुछ देर पहले का ही ये वीडियो है, और इस वीडियो में सोनम और राजा दोनों चढ़ाई करते हुए नजर आते हैं, और वहीं उनसे मुश्किल से 50 कदम की दूरी पर ही तीनों आरोपी भी नजर आ रहे हैं। तो ये आप तस्वीर देख रहे हैं इस वक्त। हालांकि ये एक अनजान शख्स का ये इस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाला है, और इस वीडियो इस वक्त काफ़ी जमकर वायरल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वारदात से मात्र कुछ देर पहले का ही इस वीडियो को बताया जा रहा है। एक नजर डाल लेते हैं इस पूरे केस की टाइमलाइन पर भी। तो जहां हम देखें तो इस पूरे मामले को लेकर के मर्डर मिस्ट्री क्या रही। राजा और सोनम रघुवंशी की शादी हुई थी 11 मई को, और 11 मई के बाद में अगले दिन की अगर हम बात करें तो पत्नी सोनम के साथ हनीमून पर मेघालय राजा रघुवंशी गए थे अपनी पत्नी के साथ में, और उसकी पूरी प्लानिंग भी उनकी पत्नी सोनम ने ही की थी। सोहरा की यात्रा के लिए राजा और सोनम निकले 22 तारीख को, और 22 तारीख को जब वो सोहरा की यात्रा पर निकले तो वहां पर कपल अगले दिन यानी कि 23 तारीख को लापता हो जाता है। किसी को इसकी कोई खबर नहीं होती कि आखिर ये दोनों कहाँ गए, जिसके बाद में 24 तारीख को दंपति का परिवार से संपर्क टूट गया। 24 तारीख को जब संपर्क नहीं हो पाया तो पुलिस में इसकी जानकारी दी गई, और इसके साथ ही मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी गृह मंत्री अमित शाह को इस पूरे मामले की जानकारी दी है कि किस तरीके से एक कपल आया था इंदौर से और यहाँ पर आकर लापता हो जाता है। साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मेघालय के मुख्यमंत्री से फोन पर बात की है इस पूरे मामले को लेकर के, और पुलिस को सर्च के दौरान पहाड़ी इलाके में 2 बैग मिले थे, और ये बैग
जो सोनम और राजा की बाइक थी उससे कुछ दूरी पर ये दोनों बैग बरामद हुए। इसके साथ ही 29 मई को लगातार तेज बारिश के कारण जो तलाश थी इन दोनों की उसे रोकना पड़ा। सुबह दोबारा 30 तारीख को सर्चिंग शुरू हुई और देर शाम तक किसी प्रकार की कोई जानकारी, कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा। 30 तारीख तक 31 मई को बारिश के कारण एक बार फिर से जो खोजबीन थी इस कपल की उसे रोकना पड़ा, जिसके बाद में 1 जून को परिवार ने ज्योतिषी को दोनों की कुंडली दिखा दी परिवार की तरफ से। और इसके साथ ही अगले दिन की अगर हम बात करें तो 2 जून को राजा का जो शव है वो गहरी खाई से बरामद किया जाता है, जिसके बाद में एक एक करके सारे तार इस पूरे मामले में खुलते हुए सामने आते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ। आदित्य, क्या कुछ ताजा जानकारी इस वक्त मिल रही है, क्योंकि सीन को रिक्रिएट करने की बात कही जा रही है और पुलिस जो है वो सभी 5 आरोपियों को उस जगह पर भी लेकर पहुंची जहां इस वारदात को अंजाम दिया गया था, जहां राजा की हत्या की थी। विशाल, आकाश और राज और ये आनंद, जो 4 लोग पकड़ाए हैं इनके साथ में, इन सबको वहां लेके जाया जा रहा है। ये वही जगह है जहां पर जिस खाई में जो है राजा की हत्या करके उनको फेंका गया था। और वहां जो अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है, अभी तक जो बयान लिए गए हैं इन 4-5 लोगों से, क्रॉस बयान भी लिए गए हैं, सिंगल बयान भी लिए गए हैं, उस आधार पर अब उस क्राइम सीन पर इनको ले जाया गया है और उस क्राइम सीन पर ले जाकर पूछा जा रहा है कि कहां पर कौन खड़ा था, किस जगह पर राजा खड़ा था, किस हथियार से आपने जो हथियार बरामद हुआ है उससे किसने हमला किया था, किस वक्त की घटना थी, पहले कौन आया था और जब फेंका जा रहा था उस वक्त कौन कौन ने उस समय साथ दिया था और कौन किस वक्त उस वक्त कौन क्या कर रहा था। ये तमाम चीजों के बयान लिए जाएंगे उस क्राइम सीन पर जाकर और वहां पर एक रिपोर्ट जो है वो इन्वेस्टिगेशन टीम तैयार करेगी और उसी रिपोर्ट को जो है वो कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। और एक खबर इसमें यह भी निकलकर सामने आ रही है कि जो राजा का जो भाई है गोविंद, उसको भी जो है मेघालय पुलिस ने तलब किया है पूछताछ के लिए, क्योंकि कुछ अभी भी कुछ डाउट्स ऐसे हैं जो उसके भाई से निकलना बाकी है, ऐसा पुलिस को लगता है। तो ये बिल्कुल स्वाभाविक था कि क्राइम सीन पर ले जाया जाएगा, रिक्रिएट किया जाएगा। लेकिन एक बात और मैं आपको बताऊं कि इस पूरी प्रक्रिया के बाद ये पूरी संभावना है कि सोनम और सभी आरोपियों को जो है, खासकर सोनम और राज को जो है वो इंदौर भी लाया जाएगा। अगले 2 से 3-4 दिनों के अंदर आप देखेंगे कि ये इंदौर में होंगे और वहां पर जिस देवास नाके के पास में जिस जगह पर ये रुके थे वहां ले जाया जाएगा। जिस कैफे में बैठ के इन्होंने प्लानिंग की थी राजा को मारने की, वहां ये ले जाया जाएगा। ये तमाम चीजों पर, जगहों पर जाकर भी जो है मेघालय पुलिस सबूत इकट्ठे करेगी और इनसे पूछताछ करके उसकी रिपोर्ट भी तैयार करेगी। इसके साथ ही आदित्य, बीते कल से 2 वीडियो हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। एक अनजान शख्स ने अनजाने में ही ये वीडियो बनाए हैं जिसमें सोनम और राजा दोनों नजर आ रहे हैं और उससे 50 मीटर की दूरी पर ही तीनों आरोपी भी नजर आ रहे हैं इस वीडियो में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और ये तो पुख्ता सबूत एक तरीके से, क्योंकि जिस पहाड़ी की बात हो रही थी कि काफी नीचे वो खाई है और वो जो तीनों आरोपी हैं वो ये भी कह रहे थे कि बहुत नीचे वो उस खाई पर जब हम जा रहे थे तो देखा जाए तो उन्होंने मना भी किया था कि बहुत ऊंचाई है, बहुत गहरा है, नहीं जा पाएंगे हम। लेकिन उसी बीच में जो है सोनम ने और पैसों का लालच इन आरोपियों को दिया था। राज, विशाल और आकाश, आनंद की अगर बात की जाए तो इनको लालच दिया था और उसी लालच के चलते वो इतनी नीचे गहराई तक गए थे। लिहाजा उसी समय का वो वीडियो है जो एक अनजान शख्स है जिसके कैमरे में ये तीनों कैद हुए हैं और उस कैद होने के बाद जो है कहीं ना कहीं इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। कुल मिलाकर ये भी एक मजबूत और तगड़ा सबूत है मेघालय पुलिस के लिए। इसके साथ ही आदित्य, इस वक्त सोनम के नार्को टेस्ट की भी मांग की जा रही है और साथ ही पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। देखिए, पुलिस का ये कहना है कि चूंकि मांग जरूर की जा रही है लेकिन ये सभी आरोपी जो हैं ये पूछताछ में सहयोग कर रहे हैं, जानकारियां दे रहे हैं। नार्को टेस्ट की आवश्यकता तब पड़ती है जब कोई व्यक्ति पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा हो, जानकारियां नहीं दे रहा हो। लेकिन जो ये सभी आरोपी हैं ये पूछताछ में सहयोग कर रहे हैं। पुलिस की जांच में जहां जैसा पुलिस पूछ रही है उसके जवाब दे रहे हैं। लिहाजा मेघालय पुलिस का ये कहना है कि फिलहाल नार्को टेस्ट की आवश्यकता नहीं है। ये सोनम के राज के परिजन जो है और राज के परिजन जो है, राजा के परिजन जो है, उन्होंने भी इस बात की मांग की थी। लेकिन पुलिस को फिलहाल सहयोग होता हुआ दिखाई दे रहा है इन तमाम आरोपियों की तरफ से। लिहाजा पुलिस, हमें नहीं लगता कि अभी फिलहाल नार्को टेस्ट की तरफ विचार करेगी, क्योंकि अभी जो क्राइम सीन पर जाकर रिपोर्ट तैयार करना है, अभी मेघालय पहुंची है, अभी इसके बाद इंदौर आएगी और उसके बाद भी यदि पुलिस को कुछ डाउट्स लगेंगे तो वो आगे की प्रक्रिया होगी। लेकिन फिलहाल नार्को टेस्ट की प्रक्रिया मेघालय पुलिस की तरफ से फिलहाल इसको इनकार किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य, तमाम जानकारी और अपडेट्स इस खबर से जुड़े हुए हमारे साथ साझा करने के लिए। इस पर आप अपनी नजर लगातार
बनाए रखिएगा। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, जहां आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस यात्रा के अंतिम दिन सोमवार को साइप्रस के ऐतिहासिक निकोसिया केंद्र का भी दौरा किया और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस स्थल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहर का जायजा लिया। हालांकि साइप्रस के लिए इस जगह के कुछ अलग ही मायने हैं। दरअसल तुर्की के विस्तारवादी नीति को लेकर उसे हमेशा कटघरे में खड़ा करते हैं। आइए ये तस्वीर देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय साइप्रस यात्रा एक तरफ जहां पहले से चली आ रही संधि में नए आयाम जोड़ने वाली रही है, तो वहीं इसके कुछ रणनीतिक संकेत भी हैं, जिसकी चर्चा पूरे वैश्विक समुदाय में की जा रही है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने यात्रा के दूसरे और अंतिम दिन निकोसिया केंद्र का भ्रमण किया, जहां वे क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और इसकी भौगोलिक स्थिति से रूबरू हुए। उन्होंने ऐतिहासिक निकोसिया शहर के कुछ हिस्सों का भ्रमण करने के लिए राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलिसेस के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने साइप्रस और भारत के लोगों के बीच घनिष्ठ संबंध कायम होने की आशा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक निकोसिया केंद्र के दौरे के कई रणनीतिक महत्व हैं। दरअसल साइप्रस की एक चिंता उसके पड़ोसी देश तुर्की की विस्तारवादी नीति भी है, जिसके समाधान के लिए साइप्रस समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाता रहा है। दोनों देशों के बीच संघर्ष की स्थिति कायम है, जिसकी शुरुआत 1974 में यूनान सरकार के समर्थन से हुए सैन्य तख्तापलट से हुई। दोनों देशों के बीच लंबे समय से सीमा और नस्लीय विवाद कायम है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की ने 30,000 से ज्यादा सैनिकों को इस क्षेत्र में तैनात किया हुआ है। साइप्रस की राजधानी निकोसिया एकमात्र राजधानी है जो 2 हिस्सों में बटी हुई है। 50 साल पहले यहाँ पर तुर्की ने कब्जा कर लिया था। उसके बाद यह हिस्सा तुर्की के अधीन बना हुआ है। साइप्रस इस हिस्से को पाने के लिए दुनिया भर में बातचीत करते रहता है, लेकिन अभी तक साइप्रस को कोई सफलता नहीं मिली है और इस हिस्से को सिर्फ और सिर्फ तुर्की मान्यता देता है। दुनिया का कोई भी देश इस हिस्से को मान्यता नहीं देता है। भारत हमेशा से सभी देशों की संप्रभुता का पक्षधर रहा है। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलिसेस के साथ बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस से जुड़े मामलों को शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के समर्थन को दोहराया था। ब्यूरो इनपुट के साथ साइप्रस से चंद्रशेखर जोशी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ चलिए अब न्यूज पंच में अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं। अब तक आपने उत्तर प्रदेश के बाहुबलियों के तमाम किस्से सुने होंगे, आपने गुंडे और माफियाओं की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में चर्चा हो रही है इस वक्त रिवॉल्वर रानी की। जी हां, उत्तर प्रदेश के हरदोई की इस लेडी दबंग ने रिवॉल्वर लेकर सीधे सीने पर ही तान दी और धमकी भी दे डाली कि इतनी गोली मारूंगी कि घर वाले भी पहचानने से इनकार कर देंगे। ये धमकी उस महिला की है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसे लोग रिवॉल्वर रानी और फिल्मी ड्रामा नाम दे रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद में इस पूरे मामले पर पुलिस ने भी एक्शन लेते हुए आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। आखिर ये पूरा मामला क्या है बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा। उससे पहले आपको दिखाते हैं रिवॉल्वर रानी की दबंगई। तो रिवॉल्वर रानी की ये दबंगई इस वक्त नजर आई है और इस तस्वीर के जरिए भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं किस तरीके से पेट्रोल पंप पर ये गुंडई दिखाई गई है इस महिला की तरफ से। आखिर क्यों, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन साथ ही पंप कर्मचारी ने फिलहाल कार से उतरने के लिए कहा था इसको, और जो पूरी परिवार है, क्योंकि कार में सीएनजी जानी थी तो सुरक्षा का ध्यान रखते हुए उतरने के लिए ये बात बोली थी, जिसके बाद में उतरते ही ये बहस शुरू हो जाती है और बहस बढ़ते ही महिला ने सीने पर सीधा बंदूक ही तान दी। और साथ ही आपको बता दें कि हरदोई का जो ये वीडियो इस वक्त सामने आया वो इस वक्त जमकर वायरल हो रहा है। महिला का नाम अरीबा बताया जा रहा है, इस महिला का नाम जो इस तस्वीर में, इस फोटो में नजर आ रही है। साथ ही गुंडे का ये वीडियो भी सामने आ चुका है और जो डायलॉग मारे वो भी काफी गजब के और कहीं ना कहीं फिल्मी स्टाइल में थे कि इतनी गोली मारूंगी कि घर वाले पहचानने से इनकार कर देंगे। ये एक फिल्मी डायलॉग अरीबा मारती हुई नजर आई। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव हैं अरीबा के पिता, और कहीं ना कहीं शायद यही वजह है कि उनकी दबंगई निकल कर ये सामने आई है। एक बार ये वीडियो आपको दिखाते हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है कि किस तरीके से पहले धमकाया जाता है और फिर धक्का मुक्की की जाती है। तो ये वो वीडियो है जो कि वहां पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया और उसके बाद में ये पूरा मामला सामने आया है कि किस तरीके से वहां पर अचानक से
जब ये बहस ज़्यादा बढ़ जाती है आपस में परिवार के साथ में, पेट्रोल पंप जो कर्मचारी है उसके साथ, तो अचानक से ये अरीबा नाम की जो महिला है वो कार में जाती है और रिवॉल्वर निकाल कर लाती है और लाकर के सीधा कर्मचारी के सीने पर तान देती है। तो ये वीडियो सामने आ चुका है और वीडियो सामने आने के बाद में तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं और लोग इसे फिल्मी ड्रामा नाम दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही पुलिस की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया गया है वो भी आपको बता देते हैं कि ये वीडियो सामने आने के तुरंत बाद ही पुलिस ने एक्शन ले लिया है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कर्मचारी रजनीश ने शिकायत दर्ज कराई थी। कर्मचारी रजनीश ये वही व्यक्ति है जिसके सीने पर रिवॉल्वर तानी थी अरीबा ने, और मामला दर्ज करके फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई भी अपनी शुरू कर दी है। और इस FIR में 3 लोगों को आरोपी पुलिस ने बनाया है, अरीबा, उसके पिता और एक और महिला को, जिसमें आपको बता दें कि इस वक्त हिरासत में भी इन तीनों आरोपियों को ले लिया गया है। एहसान खान, हुस्ना बानो और अरीबा, इन तीनों ही आरोपियों को इस वक्त हिरासत में ले लिया गया है। इसके साथ ही इनके पास से वो रिवॉल्वर और साथ ही 25 कारतूस भी पुलिस ने जब्त किए हैं। और इसके बाद में अरीबा किस तरीके से अपनी सफाई दे रही है, वो कह रही है कि मैंने आत्मरक्षा में ऐसा किया है। तो आपको हमने तस्वीर दिखा दी और आप खुद समझ सकते हैं कि वहां पर किसने दबंगई दिखाई और किसने आत्मरक्षा करी है। एहसान खान के नाम पर है ये रिवॉल्वर का जो पूरा लाइसेंस है वो। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं ताज़ा अपडेट के लिए। विकास, जिस तरीके से ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के हरदोई से सामने आया है और वीडियो सामने आने के बाद में लोग रिवॉल्वर रानी इसको नाम दे रहे हैं, साथ ही कह रहे हैं कि ये पूरा एक फिल्मी ड्रामा है, और वो तो शुक्र है कि वहां पर CCTV लगा हुआ था, तो ये पूरा जो मामला है वो उसमें कैद भी हो गया। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि CCTV वहां पर था, इसी कारण ये मामला भी दर्ज हो पाया, पुलिस तक पहुंच पाया। नहीं तो इस तरीके के मामले में आमतौर पर अगर कोई युवती होती है उल्टा दूसरे सामने वाले पक्ष के ही ऊपर आरोप लग जाते हैं बाद में, अगर कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। ऐसा ही हुआ जब ये एहसान वहां पर CNG पंप पर जाते हैं और वहां पंप पर जो पंप कर्मी था उसने उनसे कहा था कि आप जब CNG भराई जाती है तो एज ए नियम के तहत सभी लोगों को कार से बाहर आ जाना चाहिए। इस दौरान कहा सुनी हुई और इसके बाद उसके आप उग्र रूप देखेंगे जिस तरीके से युवती ने गाड़ी से रिवॉल्वर निकालकर सीधे सीने पर लगा दिया और उसके बाद जो बातें कही कि चेहरा नहीं पहचान आएगा, आप सोच सकते हैं किस तरीके से इरादे रखते हैं ये लोग। और कहीं ना कहीं ये सब चीजें बताती हैं कि ये कहीं ना कहीं परवरिश और संरक्षण का ही नतीजा होता है कि ऐसे उम्र में लोग इतने उग्र हो जाते हैं जो नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। शुक्र इस बात का था कि कैमरा वहां पे लगा हुआ था, पुलिस अपनी अग्रिम कार्रवाई की है, आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जब इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है, तो अरीबा नाम की जो ये महिला है वो अपनी सफाई भी दे रही है कि उन्होंने आत्मरक्षा में ये कदम उठाया। लेकिन इस तस्वीर के जरिए, इस वीडियो के जरिए कहीं से भी आत्मरक्षा वाली बात नजर नहीं आ रही है। देखिए, जो उनका आरोप है, इस युवती की तरफ से ये बात कही गई थी कि जब कहा सुनी हो रही थी तो उनके पिता को धक्का देने की बात उसने कही और इस बात पे उन्होंने कहा कि चूंकि फादर्स डे था, मैं अपने पिता का अपमान सह नहीं सकी और रिवॉल्वर लेके सीने पे लगा दिया, जबकि यह रिवॉल्वर उसके पिता का था। इस तरीके की बात करना, जिस व्यक्ति के लिए लाइसेंस होता है वही सिर्फ उसका यूज कर सकता है और उसको नियम कायदे के अनुसार ही पालन करना होता है। अगर आप अपने बच्चों के हाथ में हथियार दे देंगे, अपना लाइसेंसी रिवॉल्वर पिस्टल, तो ये उचित नहीं होता है। इसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाती है और वैसी ही कार्रवाई की जा रही है। आर्म्स एक्ट और धमकी की रिपोर्ट दर्ज करा ली गई है और इसके तहत कार्रवाई पुलिस अपनी करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के। तो फिलहाल पुलिस की तरफ से तो कार्रवाई की जा चुकी है और आगे भी कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ अब अगली महत्वपूर्ण खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां इजराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष को आज 5वां दिन है। दोनों ही देशों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, लगातार एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। और इसी बीच इजरायली सेना ने बड़ा हमला करने का भी दावा किया। इजरायली सेना के मुताबिक उसने तेहरान पर किए गए एक हमले में ईरान के एक बड़े कमांडर अली शादबनी को मार गिराने का दावा किया। जहां एक और ये संघर्ष गंभीर होता नजर आ रहा है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समिट को, G7 समिट को बीच में ही छोड़कर अमेरिका के लिए रवाना हो गए, जिस पर व्हाइट हाउस ने बताया है कि मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते ट्रंप ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है। और इसी बीच ट्रंप की तरफ से भी बयान सामने आया। वो कह रहे हैं कि वो सीज फायर के लिए वॉशिंगटन नहीं लौट रहे, बल्कि बात उससे कहीं बड़ी है।
अब ट्रंप के इस बयान के क्या मायने हैं, करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं इजराइल का ये बड़ा दावा। तो इजराइल की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है और कहा गया है कि ईरान के शीर्ष कमांडर को मार गिराया है इन हमलों में इजराइल की तरफ से। अली शादमानी के हाथ थी ईरानी सशस्त्र बलों की कमान, जिसे मार गिराने का दावा इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से किया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर भी शादमानी का ही अधीन था, काफी महत्वपूर्ण पद, और इसके साथ ही अयातुल्लाह अली खुमैनी का भी करीबी शादमानी को माना जाता था। लेकिन फिलहाल अभी उसको मार गिराने का दावा इस वक्त आईडीएफ की तरफ से किया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मध्य तेहरान में आईएफ के हमले में मारे गए अली शादमानी की बात कही जा रही है। इसके साथ ही सटीक खुफिया जानकारी से ये इस वक्त इजराइल सेना की तरफ से ये बात कही गई है। लेकिन इसके साथ ही वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिनकी तरफ से एक बड़ा बयान भी सामने आ चुका है। क्या बयान दिया उन्होंने वो आपको बताते हैं। ट्रंप ने सीधे तौर पर बयान दिया है कि सीज फायर के लिए G7 छोड़कर नहीं जा रहा हूं। ये बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई। उन्होंने कहा है, ट्रंप ने इजराइल और ईरान के इस संघर्ष पर अपना ये बयान दिया है क्योंकि G7 समिट को बीच में ही छोड़कर वो अमेरिका के लिए रवाना हुए हैं। 5 दिनों से ये सस्पेंस और बढ़ा दिया है, 5 दिनों से ये संघर्ष जारी है, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान ने इस सस्पेंस को और ज्यादा बढ़ा दिया है। इसके साथ ही इमैनुअल मैक्रो की तरफ से जो टिप्पणी की गई थी, उस टिप्पणी का भी खंडन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर ये पोस्ट करके ये जानकारी दी है। आइए ये पोस्ट एक बार आपको दिखाते हैं। तो ये पोस्ट इस वक्त की गई है जिसमें उन्होंने लिखा है कि पब्लिसिटी चाहने वाले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने गलती से कहा था, जो बात उनकी तरफ से कही कि वाशिंगटन जा रहा हूं ताकि इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर पर काम कर सकूं, ये और इस बात का खंडन करते हुए वो नजर आए। उन्होंने कहा कि ये गलत है, उन्हें नहीं पता कि मैं अब वाशिंगटन क्यों जा रहा हूं, लेकिन इसका निश्चित रूप से, ये बात उनकी तरफ से कही गई। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से सीज फायर से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उससे और कहीं ज्यादा बड़ा है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। उन्होंने कहा कि चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में, इमैनुअल मैक्रो हमेशा गलत ही बोलते हैं। लेकिन इसके साथ ही भारतीय दूतावास की तरफ से भी एडवाइजरी इस वक्त जारी की गई है। क्या वो एडवाइजरी है जो लोग वहां पर रहते हैं भारतीय, उनके लिए भारतीय नागरिकों को तेहरान से सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह इस वक्त भारतीय दूतावास की तरफ से दी जा रही है। लगातार भारत के नागरिक और भारतीय मूल के नागरिकों के लिए ये एडवाइजरी इस वक्त जारी की गई है। जो लोग वहां रहते हैं वो सुरक्षित स्थान पर चले जाएं और भारतीय दूतावास के संपर्क में रहे। तेहरान में भारतीय दूतावास से संपर्क करने का ये अनुरोध इस वक्त किया गया है इस एडवाइजरी के जरिए। इसके साथ ही भारतीय दूतावास ने कई हेल्पलाइन नंबर भी इस वक्त जारी कर दिए हैं। ये हेल्पलाइन नंबर कौन कौन से हैं वो भी हम आपको इस वक्त दिखाएंगे आपसे कुछ देर में, क्योंकि भारतीय दूतावास की तरफ से ये नंबर इस वक्त जारी किए गए हैं। तो ये नंबर है, तो अगर आप भी वहां पर फंसे हुए हैं तो आप भी इन नंबरों पे फोन करके भारतीय दूतावास के संपर्क में आप जरूर बने रहें। लेकिन इसके साथ ही विदेश मंत्रालय ने भी इस वक्त अपना 24/7 कंट्रोल रूम बना लिया है और इस पर भी टोल नंबर इस वक्त जारी किया गया है। ये टोल नंबर है जो कि विदेश मंत्रालय की तरफ से बनाया गया और ये नंबर जारी किया गया है। इसके अलावा 3 नंबर और हैं जिन्हें जारी किया गया है। लेकिन साथ ही ईरान में रह रहे भारतीयों को सीधे तौर पर सलाह इस वक्त दी गई है। क्या है वो सलाह और एडवाइजरी क्या है वो हमने आपको बताई। लेकिन साथ ही तेहरान में भारतीय छात्रों को सुरक्षा कारणों से दूतावास में व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही ये तमाम बातें उसमें कही गई है। स्थिति को देखते हुए शहर से बाहर जाने की सलाह दी गई है और ईरान छोड़ने में मदद भी की गई। दूतावास सभी संभव सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से समुदाय के लगातार संपर्क में है। आगे की स्थिति को देखते हुए भी परामर्श जारी किए जा सकते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अखिलेश, सबसे पहले तो एक ही सवाल कि इस वक्त दावा किया गया है कि एक बड़े सैन्य कमांडर को मार गिराया है इजराइल ने ईरान के। निश्चित तौर पे ये बहुत ही संभव दावा है, क्योंकि अभी तक इजराइल ने जिस तरीके की सटीक कार्रवाइयां की है, उन कार्रवाइयों में जिनके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की है, एक बहुत ही प्रॉपर इंटेलिजेंस के आधार पे वो कार्रवाई करते हैं। और इसके चलते ये जो उनके जो अभी के कमांडर है, कहते हैं कि वार के बीच में कोई कमांडर बनाया जाए और उसकी मृत्यु हो जाए या वो मारा जाए तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी हार मानी जाती है। तो इजराइल ने यह दावा किया है और इस दावे में लगता है कि इसमें ताकत है, क्योंकि ईरान की तरफ से इसका कोई खंडन अभी तक नहीं आया है।
तो ईरान लगातार इस बात के लिए बोल तो रहा है कि हम इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे तेल अवीव में देखेंगे या फिर हाइफा में देखेंगे ईरान की कार्रवाई दिखाई पड़ती है। लेकिन इजराइल का कहना है कि हमारे पास आयरन डोम है, इसलिए आयरन डोम की तरह के कारण जो ईरान की जिस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं, हमले हो रहे हैं, उसका असर इजराइल पे उस तरीके का नहीं पड़ रहा है। लेकिन इजराइल की तरफ से जो ईरान पे हमले हो रहे हैं उसका असर बिल्कुल वैसा ही पड़ रहा है जैसा इजराइल चाहता है, और इसी में शामिल है उन जो इंडिविजुअल्स हैं, जो व्यक्ति हैं, जिन व्यक्तियों पर वो खास इंटेलिजेंस और कह सकते कि बहुत ही प्रिसाइज इंफॉर्मेशन के आधार पे वो हमले हो रहे हैं, और वो आदमी जो है वो जो भी वो कमांडर है या जो भी है वो मारा जा रहा है। तो इसी तरीके से अभी बेंजामिन नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू में कहा है कि ईरान के जो शीर्ष नेता है खामनेई के खिलाफ भी कार्रवाई इस तरीके की हो सकती है। तो एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है, और संभवतः जो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका गए हैं वाशिंगटन डीसी, और जिस तरह का उन्होंने संकेत दिया है कि वो सीज फायर करवाने के लिए नहीं जा रहा है। देखिए, सीज फायर तब होता है जब माना जाता है कि दोनों को नियंत्रित करना है, एक रिस्पेक्टेबल सोल्यूशन देना है। लेकिन ईरान की जिस तरह की अमेरिका का मानना है कि ईरान का प्रोवोकेशन जो है वो बहुत बड़ा है, और इसलिए सीज फायर का सवाल नहीं है, एक तरफा कार्रवाई हो सकती है अमेरिका की तरफ से अगर ईरान अपनी तरफ से एक घोषणा नहीं करे या अमेरिका के साथ तुरंत बातचीत करने के लिए राजी न हो जाए, तो कोई बड़ी घोषणा, कोई बड़ी कार्रवाई आगे आने वाले कुछ घंटों में या एक आध दिनों में दिखाई पड़ सकती है। जी, लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो ये जो एक तरह से कहें जंग, या यूं कहें कि जो संघर्ष चल रहा है दोनों देशों के बीच में, उसे आज 5 दिन हो चुके हैं, और इन 5 दिनों में दोनों ही देशों को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी देश पीछे हटने को राजी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। तो आखिर कैसे इस संघर्ष पर लगेगा विराम? हाँ, देखिए, निश्चित तौर पे इजराइल को भी नुकसान उठाना पड़ा है, और निश्चित तौर पे ये बहुत सारे लोगों को इस बात का अंदेशा नहीं था कि इजराइल को भी इतना खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। कि इजराइल को माना जाता है कि बहुत बड़ी तकनीकी ताकत है, लेकिन इजराइल का जो आयरन डोम है उन सारे हमलों को नहीं रोक पा रहा है। तो उधर ईरान की बात है तो ईरान भी एक सेल्फ रेस्पेक्टिंग नेशन है, ईरान की भी अपनी एक इतिहास है, अपनी एक संस्कृति है, उस संस्कृति का गर्व भी उनको होता है। तो जब IAEA की रिपोर्ट आई कि ईरान जो है परमाणु हथियार बनाने के करीब है, उसके बाद इजराइल ने आओ देखा न था, उसने हमले शुरू कर दिए, और उन्होंने कहा कि ये जो है हम सेल्फ डिफेंस में कर रहे हैं, एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है, क्योंकि ईरान के पास परमाणु हथियार होने का मतलब है कि वो इजराइल के खिलाफ हुआ है, ऐसा इजराइल का मानना है। तो उसके बाद ईरान ने भी हमले किए, तो दोनों तरफों से हमले तो चल रहे हैं, लेकिन इन्हीं हमलों के बीच में अब नई कार्रवाइयां भी शुरू हो गई है। और G7 पर देखा आपने कि जो बड़े बड़े जो विकसित राष्ट्र है उनके नेता थे, उन्होंने एक संयुक्त बयान भी जारी किया, और संयुक्त बयान जारी करने का मतलब यही है कि उस पूरे बयान में एक कह सकते हैं कि ईरान पे बहुत बड़ा जबरदस्त दबाव है, और ईरान को माना जा रहा है कि ईरान जो है परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा किसी भी कीमत में, और इजराइल को आत्मरक्षा करने का अधिकार है। तो पूरा कह सकते हैं कि G7 एक तरफा इजराइल के साथ खड़ा है, ईरान के खिलाफ खड़ा है। अब ऐसे में ईरान को यह तय करना है, जो विशेषज्ञ मान रहे हैं, ऑब्जर्वर मान रहे हैं कि ईरान को यह तय करना है कि किस तरीके से वो इस मसले का हल करे। क्योंकि अगर अमेरिका के सारे जो जंगी बेड़े हैं, कई जंगी बेड़े उस मिडिल ईस्ट में घूम रहे हैं, और उनके पास हजारों की संख्या में उसमें सैनिक भी सवार है, उसमें बंकर ब्रेकर भी है, उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो कि पूरे ईरान के लिए बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। तो ऐसे में जो ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अगासी, उन्होंने एक संकेत दिया है, आज सुबह उन्होंने एक सैंडल पे एक संकेत दिया कि वो बातचीत करने की, वो कभी भी ईरान जो है वो परमाणु बम नहीं बनाना चाहते, वो अमेरिका के साथ बात करना चाहता है। उन्होंने कतर, सऊदी अरब जैसे देशों से, ओमान जैसे देशों से अपील की है कि वो बातचीत करवाए। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को भी कहा है कि वो हमले रुकवाएं। तो अब देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में जब डोनाल्ड ट्रंप वाशिंगटन डीसी पहुंचते हैं तब वो किस तरह की कार्रवाई करते हैं, क्या करते हैं, और ईरान उनसे किस तरह का अनुरोध करता है, और उसे डोनाल्ड ट्रंप कितना मानते हैं। जी कृतिका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर पर अपनी नजर लगातार बनाए रखेंगे, तो इन तमाम खबरों पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।